तो सचिन मैथ क्लासेस, आज हम फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे फिजिक्स में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें हमारे 3 चैप्टर बनते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड, फिर हमारा आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और उसके बाद आता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर अपना सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर विद सॉलिड्स। तो हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा सॉलिड क्या होता है। हम छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं हमारा सॉलिड क्या होता है। तो हम सॉलिड्स के बारे में जब भी हमारे बात में सॉलिड आते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या होती है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, यही सब होता है। हम बेसिक्स हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे। और हम ये केमिस्ट्री में भी हमारे टॉपिक, केमिस्ट्री में भी हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे हमारा एक्चुअली मैटर से स्टार्ट होता है कि हमारा मैटर क्या होता है, उसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, उसमें हमारा एक सॉलिड आता है। फिर सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली हमारा सॉलिड क्या होता है, सॉलिड्स को फिर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में हमारा डायरेक्ट सॉलिड से स्टार्ट है कि हमारा सॉलिड क्या होता है। तो देखते हैं हमारा सॉलिड क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो देखते हैं। ऑल सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। जो हमारे सभी सॉलिड्स है वो किसकी प्रॉपर्टी रखते हैं, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं। और बाय विच ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से द सॉलिड बिहेव्स एज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होता है एंड एग्जिबिट रिजिडिटी। और क्या करते हैं, ये रिजिडिटी भी शो करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सॉलिड में क्या होती है हमारे वे क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम रबड़ देखते हैं जिससे हम इरेज करते हैं, वो देखो क्या होता है, वो कंप्रेस कर सकते हैं, उसमें इलास्टिसिटी है उसकी वजह से। लेकिन ये क्या होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। और क्या होता है, ये रिजिड भी होते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है इनमें। और सॉलिड्स आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो हमारे सभी सॉलिड्स होते हैं, ऑल सॉलिड्स आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो हमारे सॉलिड है वो एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। और इन एटम एंड मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है सॉलिड में, उनके हिसाब से ही हम इसको डिवाइड करते हैं मटेरियल को। देखो, ड्यू टू द डिफरेंट इंटरनल अरेंजमेंट्स, कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट इंटरनल अरेंजमेंट्स होती है। जैसे हमारा कोई भी हमने थिंग ले ली, कोई भी मैटर ले लिया, हमने कोई भी चीज ले ली, तो उसकी क्या एक शेप है। तो मतलब वो शेप बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही तो बनी। उसके अंदर का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल अरेंजमेंट होती है। तो उनकी डिफरेंट इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से हम इसको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं हमारी क्रिस्टलाइन, हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस मटेरियल। 2 मटेरियल होते हैं हमारे सॉलिड्स को, उनके इंटरनल अरेंजमेंट के हिसाब से हम उनको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली क्लास आती है हमारी क्रिस्टलाइन मटेरियल, सेकंड क्लास होती है हमारी अमोर्फस मटेरियल। जो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस है ये किस बेस पे आती है हमारी, कि उनका इंटरनल अरेंजमेंट क्या है एटम का और मॉलिक्यूल का एक सॉलिड के अंदर। सॉलिड ये दोनों है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, दोनों को हम सॉलिड बोलेंगे। लेकिन क्या है, इसको हम जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड के अंदर, उसकी अरेंजमेंट है। अब इनके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट भी तो होती है, तो उसके हिसाब से ये 2 मटेरियल्स में डिवाइड होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल और अमोर्फस मटेरियल। तो देखते हैं हमारे क्रिस्टलाइन और अमोर्फस मटेरियल क्या क्या होते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं। डेफिनेशन को रीड करते हैं। द क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर दोज इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड। हमने क्या बताया था, सॉलिड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो इंटरनल अरेंजमेंट होते हैं उनके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं 2 मटेरियल में, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में। अब क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट एंड रेगुलर वे थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द क्रिस्टल। क्या है, जो एटम और मॉलिक्यूल्स है वो डेफिनेट एंड रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। मतलब कोई एक ही पैटर्न होता है, एक सेम पैटर्न में अरेंज होते हैं। रेगुलर पैटर्न हो गया, फिर उसको डेफिनेट पैटर्न बोल सकते हैं। थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर या पूरे क्रिस्टल में सेम एक डेफिनेट या रेगुलर अरेंजमेंट होगा हमारा एटम का और मॉलिक्यूल का, एंड पजेसेस ए डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्री शेप।
उनकी क्या होगी, जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं वो भी क्या होगी, एक डेफिनेट होगी। इसके एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे क्या क्या है, क्वार्ट्ज, मिका, सुगर, कॉपर, सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड एटसेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है। सुगर हमारा डेली लाइफ का, इसको आप दे सकते हैं, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी होती है, इसके जो अंदर होता है एटम और मॉलिक्यूल्स का डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल, देखो दोबारा से बताती हूँ, क्रिस्टलाइन मेटेरियल्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन मेटेरियल्स वो मेटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर या फिर सॉलिड, जो सॉलिड जिनके अंदर एटम्स और जो मॉलिक्यूल है उनका जो अरेंजमेंट होगा, जिस तरह से वो अरेंज होंगे वो क्या होगी, डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट होगा, उनको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलाइन मेटेरियल्स। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, मतलब हमारे क्रिस्टलाइन मेटेरियल्स क्या क्या होते हैं, हम इसके बारे में और भी बताते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है उनकी क्या होगी, हमारी डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्री होगी, ये भी अभी बताया क्या होगी इसकी, डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप होगी। ये ज्योमेट्रिकल शेप क्यों होती है हमारी एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप, ये भी हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर वो क्या कहते हैं, डेफिनेट एंड रेगुलर मैनर में होते हैं क्रिस्टल के अंदर, उनकी वजह से हमारी डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप आती है। इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होता है, तो इसमें क्या होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। क्रिस्टल एग्जिबिट है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या होते हैं इनकी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब होता है हमारा, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक ऑर्डर में अरेंज होंगे ये इन ए क्रिस्टल एक्सटेंड ओवर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, के जो हमारे एटम और मॉलिक्यूल्स है वो ऑर्डरली अरेंज होंगे और किस में होंगे, ओवर ए लॉन्ग वॉल्यूम में होंगे, लॉन्ग रेंज वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें होंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी, प्रॉपर्टी नहीं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नहीं क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बोले तो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में बता रहे कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, और क्या होगा, इसका फ्लैट सरफेस होगा। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होता है उनका क्या होता है, हमारा फ्लैट सरफेस होगा, क्या होगा हमारा, फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस क्यों, हमने बताया इसका डेफिनेट रेगुलर पैटर्न होगा, तो मतलब इसका फ्लैट सरफेस होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये क्या होंगे हमारे, एन आइसोट्रोपिक होंगे, क्या होंगे हमारे, एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, जो हमारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, कंप्रेसिबिलिटी हो गई, ये क्या होगी, डिफरेंट होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी एट डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या क्या प्रॉपर्टी बताई हमने, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंप्रेसिबिलिटी एटसेट्रा। जो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी क्या, एट डिफरेंट, इनकी सबकी क्या है, डिफरेंट वैल्यूज होगी एट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये क्या होंगे, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है हमारे एनाइसोट्रोपिक होंगे नेचर में। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये पजेस यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। जो इनकी केमिकल कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन क्यों होगी इनकी, ये क्या, इनकी क्या होगी, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होगी। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड बिटवीन ऑल द आयंस एंड एटम्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। जो हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होंगे उनके जो हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल स्ट्रेंथ का होगा, इसलिए ये यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन में पाए जाएंगे। इनकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होगा इनका, इसके बारे में बताते हैं।
शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा? जो सारे हमारे बॉन्ड्स होते हैं, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल स्ट्रेंथ, क्या होगी? इनकी इक्वल स्ट्रेंथ होगी। तो जो हीट करेंगे हम इस मटेरियल को हीट करेंगे तो क्या होगा? जो बॉन्ड है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर टूटेंगे। वही होगा कि सबके बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है तो सबका मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड है हमारे वो जो टूटेंगे वो क्या होगा? एक फिक्स टेम्परेचर पर टूट जाएंगे। सडनली एक टेम्परेचर होगा जिस पर सडनली सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो क्या होगा? अगर हम ग्राफ शो करेंगे तो हमें एक पीक दिखाएगा। तो क्या होगा? उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का यही होता है कि जो पूरा मटेरियल है वो एक उसके जो सारे बॉन्ड है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर हमारे टूट जाए। तो इससे क्या आएगा? इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन मटेरियल की। हमने ये क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में बताया। और ये क्या है? इसकी क्रिस्टलाइन मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्री शेप होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, फ्लैट सरफेस हो गया, आइसोट्रोपिक नेचर हो गया, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन हो गया और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट मटेरियल पे बात करते हैं, अमोर्फस मटेरियल। हमारा अमोर्फस मटेरियल क्या होता है? द अमोर्फस मटेरियल्स आर दोज इन विच एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए इरेगुलर मैनर। क्या होगा? इरेगुलर मैनर में होगा, मतलब उनका कोई डेफिनेट या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। क्या होगा? इरेगुलर होगा उनका। ठीक है। डू नॉट हैव डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी क्या होगा? इरेगुलर मैनर की वजह से इनकी कोई एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी। अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा? हमारा ग्लास, रबर, सल्फर एटसेट्रा। क्यों? देखो इसका एग्जांपल देखो, रबर है। रबर को अगर हम तोड़ के देखें तो वो मतलब डेफिनेट है, ऐसा थोड़ी कि शार्प कि ऐसा थोड़ी ना उसको तोड़ेंगे तो ऐसे अलग अलग मतलब एक सही शेप में, इधर भी ऐसा इधर को तोड़ेंगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग सा ऐसा कुछ टूटेगा ना हमारा। अगर इसको बीच में तोड़ेंगे ऐसा 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 कुछ शेप में आ जाएगा जहां से तोड़ेंगे हम। तो इसका क्या मतलब? उसको कोई डेफिनेट शेप नहीं। अगर डेफिनेट शेप होती, रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो क्या होता? सेम सेम डिवाइड हो जाता हमारे एक फिक्स लाइन में, ऐसे लाइन आती बीच में, ऐसे वो टूट जाता। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। ये हमारा अमोर्फस मटेरियल का एग्जाम्पल है। अमोर्फस मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे अमोर्फस कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन से कंपेयर कर लेते हैं। सबसे क्रिस्टलाइन मटेरियल हमने क्या बताया? इसकी क्या होती है? ज्योमेट्रिकल शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। लेकिन जो हमारे अमोर्फस मटेरियल है उनकी क्या होती है? कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। तो क्या होगी? सबसे पहले डू नॉट हैव डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी कोई भी एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। और नेक्स्ट क्या होता है? हमारा जो क्रिस्टलाइन मटेरियल था वो क्या होता है? वो हमारा फ्लैट सरफेस होता है। लेकिन इसका कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होगा। नो बाउंडेड बाय द फ्लैट सरफेस, नो बाउंडेड बाय द फ्लैट सरफेस। अमोर्फस सॉलिड में जरूर नहीं है, मतलब नो बाउंड, उनमें कोई बाउंडेशन ये नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन क्या है? नो बाउंडेड, उनका कोई बाउंड नहीं है कि उनका जो सरफेस होगा वो हमारा फ्लैट ही होगा। नेक्स्ट है हमारा जो क्रिस्टलाइन मटेरियल था वो क्या था? एनआइसोट्रोपिक था। लेकिन जो हमारे अमोर्फस मटेरियल है वो क्या हो गए? आइसोट्रोपिक होंगे। ये क्या होंगे? आइसोट्रोपिक इन नेचर हो गया। आइसोट्रोपिक का मतलब जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज थी क्या हो गया? उनकी वैल्यूज सेम होगी इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा? हमारा जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स थे वो क्या था? यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन रखते थे। लेकिन क्या होगी? इसकी कोई भी यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन नहीं होगी। डू नॉट पजेस यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन।
क्या डू नॉट पजेसेस यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि इनके जो एटम और मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होगा बीच में अमोर्फस मटेरियल में, क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होगी। क्या होगी? जो बॉन्ड है बीच में हमारा मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में अमोर्फस मटेरियल के अंदर, वो क्या होगा, इक्वल स्ट्रेंथ का नहीं होगा। इसी कारण जो इनके जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती, उसी कारण क्या होगा, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होगा। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि क्या, इनकी जो बॉन्ड है बीच में उनकी स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है। तो हम हीट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है, किसी की स्ट्रेंथ कम है, किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, जिनकी स्ट्रेंथ कम है वो पहले टूट जाएंगे, जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा टूट जाएंगे। मतलब कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है जिसके ऊपर इनका बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए कोई शार्प पीक हमें नहीं मिलेगी, इसके कारण कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा इनका। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें सिंपल बेसिक ही पढ़ा है सॉलिड के बारे में। सॉलिड को हम किस क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स और अमोर्फस मटेरियल्स, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के हम आगे सॉलिड्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर चलेगा हमारा, कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमारे क्रिस्टलाइन लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे, और उसके जो 7 सिस्टम हमने ये केमिस्ट्री में पढ़े उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।